तो अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 8 से। ऑब्जर्विंग द कलर चेंज ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl व्हेन केप्ट इन सनलाइट। देखिए इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेंगे और उसे सनलाइट में आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का जो पाउडर है दैट टर्न्स ग्रे। ओके, तो AgCl विल टर्न ग्रे इन सनलाइट। बट अगर आप इसको डार्क में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर इसका चेंज हो गया है, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl सॉलिड हमने लिए थे और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे, सिल्वर में प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो जो आप ग्रे कलर का सब्सटेंस देख रहे हो कि ग्रे कलर उसका चेंज हो चुका है, तो ग्रे कलर वो किसका है? वो सिल्वर का कलर है। तो इसी तरह से अगर आपके पास 2AgBr, अगर आप AgCl की जगह AgBr भी लेते हैं और उसे सनलाइट में आप रख देते हैं, तो वो भी सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमीन में ब्रेक होगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है सिल्वर हैलाइड्स की। ठीक है, सिल्वर हैलाइड्स का मतलब है AgCl, AgBr, AgI। तो इनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सनलाइट में रखने पे डिकम्पोज कर जाते हैं। और तो याद रखना कि ये क्यों होता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सनलाइट। तो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ये रिएक्शन होता है। तो बिना सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस रिएक्शन के होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम बोलेंगे सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट और फॉर दिस रिएक्शन। नाउ द सेंसिटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें, सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स टुवर्ड्स सनलाइट, कि जो डिफरेंट सिल्वर हैलाइड्स हैं ये सनलाइट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कि कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सा थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, कि किसको सबसे जल्दी फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है? दैट इज AgBr। उसके बाद नेक्स्ट सेंसिटिविटी AgCl की है और उसके बाद AgI की है। इसका मतलब अगर आप 3 डिफरेंट चाइना डिश में AgBr, AgCl और AgI को लेते हैं, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन AgBr में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट हैपन्स व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस पाउडर इज मिक्सड विद NH4Cl एंड स्टर्ड वेल यूजिंग अ ग्लास रॉड। कि दोनों पाउडर्स को, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के पाउडर को हमने मिक्स करना है और एक ग्लास रॉड से उन्हें अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, जस्ट ऐसे नहीं कि आपने दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद आपको ग्लास रॉड से उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो क्या होता है और इस प्रोसेस में टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। देखिए इस वीडियो में हमने सबसे पहले ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया और अब इसे हम अच्छे से ग्लास रॉड से मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ब्लॉक के ऊपर पानी हमने थोड़ा सा रखा था, उस ब्लॉक के ऊपर हमने इसे रख दिया। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या लिखा है, द टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू -25 कि बीकर फ्रीज हो गया ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, या आप इक्वेशन यहां पर देख सकते हैं। तो जो बीकर फ्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है कि बीकर का टेम्परेचर इतना डाउन चला गया उस रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन ने आसपास से हीट एब्जॉर्ब की, तो जो नीचे जो पानी
रखा गया था, उस पानी से उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली कि पानी का टेम्परेचर कम हो गया और पानी जम गया, इसलिए वो ग्लास का जो बीकर था वो वुडन ब्लॉक के साथ चिपक गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फाइनली टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी फास्ट बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो वी कैन से दैट द रिएक्शन इज strongly endothermic and absorbs heat from the surroundings। तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो दिस causes a drop in temperature। ठीक है, इक्वेशन आपने देख ली वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए जैसे इसका नाम लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या हैं। देखिए अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, और इसका प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं कि इसमें जिंक सल्फेट बनता है एक्वस और कॉपर सॉलिड अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए आपको रिएक्शन दिया गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि जिंक ने किया क्या, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद वहाँ पर अटैच हो गया। तो एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, एक ही बार, तो एक जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक कॉपर की जगह लग गया और कॉपर बाहर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को डिस्प्लेस करती है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां पर एक ही स्पीशीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर दो स्पीशीज साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस हो रही हों तब उसे कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं लेड सॉलिड प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड गिव्स यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहां पर भी क्या होगा, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद चला गया है। तो दिस इज ऑल्सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो हमें पता लग गया कि यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस रिएक्शन को बोल सकते हैं। अब ज़्यादा सोचने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि क्यों ऐसा हुआ, जिंक ने क्यों कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उल्टा रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। अगर आप जिंक सल्फेट प्लस कॉपर लेते तो क्या ये कॉपर इस जिंक को डिस्प्लेस करके बैकवर्ड आ सकता था रिएक्शन? तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकता था, ये फॉरवर्ड ही होगा। तो इसका मतलब है कि जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है एक कंपाउंड में से, पर इसका रिवर्स नहीं हो सकता। कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वैसे ही लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर क्लोराइड से, बट कॉपर लेड को वापस डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये एक वन वे प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिवर्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होता है, तो इसको हम देखेंगे। पहले हम इस रिएक्शन को यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को हमने एक स्टैंड के साथ फिक्स किया है। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। और इसमें धागे से बांध के 2 आयरन नेल्स हमने लगा दी हैं। तो इनिशियली हमने कितनी आयरन नेल्स ली थी, 3। ठीक है, आप एक्टिविटी पे देखेंगे तो पहले हम
3 आयरन नेल्स लेंगे, उन्हें अच्छे से सैंड पेपर से साफ करेंगे ताकि उनके ऊपर कोई भी कोरोजन का मार्क या कोई और मार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। 3 नेल्स, तीनों कीलें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। 2 कीलों को आपने क्या किया, यहाँ पर डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो कुछ देर के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के बाद, ये जो हमने डिप की हैं नेल्स, इनको हम बाहर निकालेंगे और जो थर्ड नेल थी जिसको हमने डिप नहीं किया, जो बाहर रखी थी, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तब क्या होता है ये आपको पता लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पर लेफ्ट में जो बी कर दिया गया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखिए राइट में आपके पास ये नेल कील दी गई है। अब हम कुछ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इस बीकर में लेते हैं और अब इसमें हम इस नेल को डाल देंगे। तो देखिए ज़्यादा देर का हम वेट नहीं करेंगे। अब अगर हम इस नेल को बाहर निकालते हैं तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो जनरली स्टूडेंट्स की सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है कि ये जो कलर चेंज हुआ है, लग रहा है इसमें रस्टिंग हो गई, क्योंकि कलर कैसा है, ब्राउन कलर है। तो पहला जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें लगता है कि ये रस्टिंग हो गई और इतनी फास्ट रस्टिंग इसमें हुई है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। यहाँ पर रस्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो गया है लोहे के ऊपर, ठीक है। तो जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, इसीलिए उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, कॉपर के जैसा कलर उसका लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसको आप काफ़ी देर तक रखते हैं, देखिए जैसे ये अगर मैं एग्जांपल लिया, यहाँ पर इस नेल को हमने काफ़ी देर तक रखा था, तो देखिए जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो चेंज होके ग्रीन हो गया है और नेल के ऊपर काफ़ी बड़ा डिपॉजिट आप देख सकते हैं, कॉपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर इस एक्टिविटी को हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट थिंग कॉपर डिपॉजिट्स ऑन आयरन नेल्स, सेकेंड पॉइंट कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ठीक है। ये दोनों हमारी मेन ऑब्जर्वेशन थी। तो अब देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ होगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमने इनिशियली क्या लिया था, आयरन नेल, तो आयरन सॉलिड प्लस उसको किस में सस्पेंड किया हमने, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। दिस इज ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो इसमें ये आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, तो ये FeSO4 एक्वस बन जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। तो बाहर कहाँ आएगा, वो आके आपकी जो नेल्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो FeSO4 होता है इसका कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर क्यों आया सॉल्यूशन का, क्योंकि जैसे जैसे FeSO4 बनता गया सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू से ग्रीन होता गया और ये कॉपर दिस विल बी डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन था। तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होता। देखिए इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी जो आप एडवांस क्लासेस में 11th 12th में जाके आप उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, और वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल नाम की सीरीज़ आती है जो बात करती है रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। एक पहलवान ज़्यादा तगड़ा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे पहलवान को हरा देगा, पर रिवर्स तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि दो आपके पास स्पीशीज़ हैं, एक आयरन और एक कॉपर। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो जाके कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगी, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट करना चाहता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, पर कॉपर नहीं है रिएक्टिव। तो कॉपर वापस आयरन को रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। तो आप बोल सकते हैं कि जिंक, आयरन एंड लेड आर
मोर रिएक्टिव किससे? कॉपर से। तो दीज आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस दे कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसकी जगह खुद वहाँ पर अटैच हो जाएंगे और कॉपर फ्री बन के बाहर निकल जाएगा, फ्री मेटल, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। बट अभी जब आपको वो सीरीज़ नहीं पता तो आप ये 3 रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने बात की सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 स्पीशीज़ एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही होंगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में कहा है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ जो टेस्ट ट्यूब है ऊपर से जो आप ऐड कर रहे हैं, इसमें है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो एक्वस होगा, प्लस इसको किस में मिक्स कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ये भी एक्वस है। तो यहाँ पर क्या है, अब जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो सॉल्यूबल नहीं है, मतलब आपका सॉल्यूशन का कलर वाइट नहीं होगा, जो वाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है वो बॉटम में जाके बैठ जाएगा, इसके नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस। तो ये जो BaSO4 है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसीलिए इसको हमने सॉलिड में लिखा क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होगा, NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको याद रखना है। अब इस रिएक्शन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या हुआ, देखिए पहले सल्फेट के साथ कौन था, सोडियम। अब सोडियम को किसने डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम ने। तो बेरियम खुद आके सोडियम की जगह अटैच हो गया, तो बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, और सोडियम बाहर नहीं रहा, सोडियम ने भी वापस किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम को, ठीक है। देखिए प्रीवियस रिएक्शन में क्या था, जैसे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर बाहर चला गया बस, और कुछ नहीं हुआ, तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुई। यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम ने सोडियम को किया, सोडियम ने बेरियम को किया, तो दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। तो सोडियम जाके क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, तो NaCl बन गया, बेरियम सल्फेट के साथ लग गया। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर दोनों आयन्स आपस में बदल गए, ठीक है। सोडियम ये इसका कैटायन था, ये एनायन है, यहाँ पर बेरियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, तो दोनों ने अपने आयन्स आपस में बदल लिए। तो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ये प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, क्यों बेरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो रहा पानी में जबकि Na2SO4 हो रहा था। तो इसका रीज़न आप 11th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को पानी में या किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें कि बेरियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अब और इसके क्या एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल आपको याद हो या आप कोई और एग्जांपल सोच सकें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता हो। प्रीवियस केसेस में हमने कोई रिएक्शन किया था, याद कीजिए। एक रिएक्शन था लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस, और इसको हम ट्रीट कर रहे थे पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और क्या बन रहा था, PbI2 + 2KNO3। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है,
क्योंकि लेड को और पोटाशियम, लेड को पोटाशियम ने डिस्प्लेस किया, मतलब दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेड आयोडीन के साथ लग गया, आयोडाइड के साथ, और पोटाशियम नाइट्रेट के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों एग्जांपल दे सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर 11th में मिलेगा, एंड 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक डिटेल्ड चैप्टर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफाइन करें, आप बोल सकते हैं मेनली इट इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि किसी सब्सटेंस ने या तो ऑक्सीजन गेन कर ली या एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन कर लिया, तो उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी ने हाइड्रोजन लूज़ कर दिया, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए, इसको अगर हम सिंपल लें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास कॉपर था, कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉपर की क्या हुई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हुआ। वैसे ही कोई और सब्सटेंस आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने कहा कि आयरन ऑलरेडी 2 पॉजिटिव में था और ये चला गया 3 पॉजिटिव में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये सबसे फंडामेंटल आपकी डेफिनेशन रहेगी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं लिखता हूँ कि H2O2 से कंबाइन करने के बाद H2O बना दिया, तो मतलब H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो मतलब H2 की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और गेन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे आगे क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना सा तो समझ सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया है, हम रिडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिडक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन और अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाहर निकल जाए। सेकंड में भी उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड में भी रिवर्स हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आप रिवर्स देखें तो कॉपर जब आगे गया तो कॉपर 2 पॉजिटिव बना, ऑक्सीडेशन हुई। पर कॉपर 2 पॉजिटिव अगर पीछे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, वापस आने के लिए, कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लिख देंगे रिडक्शन। वैसे ही Fe3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वापस आएगा तो रिडक्शन होगी। तो अगर फॉरवर्ड प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स प्रोसेस डेफिनेटली क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। तो अब हम कुछ इसके जनरल एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया हमने, एक बर्नर के ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, उसके ऊपर वायर गॉज रखी है और चाइना डिश में कॉपर का पाउडर रखा गया है। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर का पाउडर है, क्योंकि इसको आप हीट कर रहे हैं और एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इतने हाई टेम्परेचर पे और बना देगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो हम बोलते हैं कॉपर की क्या हुई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन।
और अगर आप रिवर्स प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी रिडक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और इसको हीट किया हमने और आपको मिल गया कॉपर प्लस H2O। तो अब देखें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा लिया गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बाद कॉपर बचेगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम, रिडक्शन। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहां पर हमने क्या किया, वी पास्ड H2 गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने मतलब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस जस्ट पास की। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखिए कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो कलर होता है ब्लैक। तो जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लैक होता जा रहा है। और कॉपर का कलर कैसा होता है, पढ़ा है आपने, ब्राउन का एक शेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड है जो कि ऑलरेडी ब्लैक कलर में था आपके पास, अब आपने इसको भी गर्म किया और इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की तो वापस का कलर चेंज आएगा। तो कलर चेंज आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए कॉपर बन रहा है जिससे कलर चेंज होगा। ठीक है, तो कॉपर का कलर हम लिख लेते हैं ब्राउन, तो वापस ये ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। क्लियर। अब इस प्रोसेस में जहां पर ये रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जा रहा है, क्या यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है? कुछ ऐसा है क्या, कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? सोचिए जरा। H2 की अगर हम बात करें तो H2 ने तो ऑक्सीजन गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ओके, तो मतलब इसी प्रोसेस में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अब प्रीवियस वाले में देखें एग्जांपल, कॉपर प्लस O2 गिव्स यू 2 कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ने तो ऑक्सीजन गेन किया तो उसकी तो ऑक्सीडेशन हुई, बट ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने तो कॉपर को गेन किया। कॉपर एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डेफिनेटली इट्स अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन ने अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को गेन किया है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, मैं बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉरवर्ड जाने की ही बात कर रहा हूँ। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया तो क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। और कॉपर को देखें तो कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, MnO2 प्लस 4 HCl, इट गिव्स यू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। MnO2 के पास 2 ऑक्सीजन थी, उनको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन के साथ। तो देखिए क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाहर निकाल के कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को ला रहे हैं, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को लाने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप ऑक्सीजन गेन करते हैं या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को लेके आते हैं तो ऑक्सीडेशन होगी, बट अगर आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को लाते हैं तो वो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हमने छोड़ दिया। ठीक है, बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को हमने छोड़ दिया, तो उसका मतलब है यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गई MnO2 की। और HCl का एग्जाम्पल देखें तो HCl ने क्या किया यहाँ पे,
HCl ने Cl को बाहर निकाल के हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, अब ऑक्सीजन आ गया। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को हटा दिया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ऐड करने का मतलब है क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। बट अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो क्लोरीन बाहर गया, अब आप ऑक्सीडेशन यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एरो है ये HCl से क्लोरीन की तरफ जाएगा। क्लोरीन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो मतलब हुआ कि हमने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को गेन कर लो या लूज़ कर लो, ये बहुत करेक्ट नहीं है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस को डिफाइन करने में। सबसे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको हमेशा एक करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। बट आप इस तरह से चलेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को गेन किया या लूज़ किया, तो ये आपको हमेशा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, ठीक है। अब इसको मैं जो आपका मेन मेथड है उससे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंगनीज पे चार्ज होगा 4 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपको भी कैलकुलेट करना नहीं आता है, बट देख लीजिए जब आप कैलकुलेट करना सीखेंगे तो ये 4 पॉजिटिव आएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अब मैंगनीज यहाँ पर जा रहा है तो देखिए क्लोरीन पे कितना होता है, क्लोरीन हमेशा -1 ही बनाएगा, ठीक है। मेनली -1 बनाता है, आपने पढ़ा इतना। तो 2 क्लोरीन पे -2 होगा, उसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज पे +2 आएगा। तो अब देखिए +4 से +2 पे गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो मैंगनीज ने क्या किया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 में था, वाटर में भी ऑक्सीजन -2 में है। HCl में हाइड्रोजन +1 में होता है, क्लोरीन -1 में होती है। MnCl2 में भी क्लोरीन -1 में है। H2 में हाइड्रोजन +1 में है। पर क्लोरीन जब सिर्फ गैस है तो गैस के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 है। तो देखिए क्लोरीन का चार्ज -1 था, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अब 0 हो गया, मतलब वो उसने छोड़ दिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए रिएक्शन को भी छोड़िए, मैं अगर आपको 10 रुपये देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए तो मतलब आपने 10 रुपये लिए। ऐसा कभी हो सकता है कि मैंने जो दिए वो 10 रुपये थे पर जो आपने लिए वो 5 रुपये थे, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई स्पीशीज़ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो भैया दूसरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस रहेंगे। तो एक स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन देगा ही तब जब कोई लेने के लिए रेडी है। तो इन रिएक्शंस में जब भी रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन भी होगी हमेशा। तो इट इज़ ऑलवेज accompanied बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिख रहे हैं, ये मत बोलना कि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना था तो यहाँ तो सिर्फ लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, गेन कहाँ हुआ। मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर अब कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ चलती हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा रिडॉक्स। ठीक है, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो ये बना, इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपको कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, लॉस भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। और अगर नहीं हो तो आपको वो बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो
एक्चुअली हमेशा बैलेंस रहते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आगे के क्लासेस में मिलेंगे कि एक इक्वेशन दी गई है, वहाँ उसको आपको बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शंस को। ठीक है, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको बेसिक सा आइडिया क्लियर हो गया। और इस पे बहुत ध्यान दें, ये एक एंटायर चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन 11th में, और 12th में उससे भी बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स की कि हमारी एवरीडे लाइफ में क्या हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कोरोजन का। तो आपने आसपास देखा होगा कि आयरन अगर ओपन पड़ा है, मॉइस्ट एरिया में है, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है। अगर आप बाइक्स की बात करें या गाड़ियों की बात करें, तो किसी पॉइंट से अगर पेंट आपका निकल जाए गाड़ी की चेसी का या किसी पॉइंट से, तो वहाँ पर धीरे धीरे बारिश के साथ जंग लगना स्टार्ट होता है। तो जो कोरोजन है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं कंबशन। कोई भी चीज़ जल रही है, कंबशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप अगर लकड़ी जला रहे हैं, आप किसी गैस को जला रहे हैं, जैसे कि घर में आप एलपीजी गैस, आपके सिलेंडर से जो गैस निकल रही है उसको आप जलाते हैं, तो वो एक कंबशन है उस गैस का। ठीक है, आपकी गाड़ियों में इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, वो सारे कंबशन है। दिस आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड अगर आप बात करें फायर आर्म्स की, पटाखे वगैरह, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। देन अगर हम बॉडी की बात करें, ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस जो है, तो डाइजेशन प्रोसेस में भी क्या कर रहे हैं हम, फूड को लेके तोड़ रहे हैं। हमारी बॉडी जो हम खा रहे हैं उसको तोड़ती है और उससे एनर्जी निकालती है। तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और बहुत सारे प्रोसेस में रिडक्शन भी होती है। जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स के लेवल पे ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। और जो एजिंग है, इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, घर वाले बोलते हैं कभी कभी कि बेटा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये हर्बल टी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो एजिंग एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन आपको धीरे धीरे बूढ़ा कर रही है। तो अगर आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे तो आप एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा मेंटेन आप अपनी हेल्थ को कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एनवायरनमेंट में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक्सपोजिंग एन एक्टिव मेटल टू एयर। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोडियम को एयर में रखते हैं, फ्रेश सोडियम आपने लिया, उसको एयर में रख दिया, धीरे धीरे वो डल हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। तो वो ऑक्साइड लेयर का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उस पर वो डल हो जाता है। एल्यूमिनियम अगर फ्रेश होगा तो वो भी बहुत जल्दी ऑक्साइड लेयर बनाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आज की डेट में तो हमें पढ़ते हैं कि गोल्ड बहुत महंगा है और एल्यूमिनियम बहुत ही सस्ता। ठीक है, इवन आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ की जाती हैं खाने को रैप करने के लिए। बट देयर वाज अ टाइम 1855 की अगर आप बात करें तो 1855 में एल्यूमिनियम का रेट कितना था यूएस में, $100,000 फॉर अ पाउंड। जबकि 1990 में ये रेट आ गया $0.74 फॉर अ पाउंड। तो मतलब 1855 में एल्यूमिनियम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा था। क्यों था, क्योंकि एल्यूमिनियम को उसके जो भी मिनरल्स हैं उनसे निकालना, प्योर एल्यूमिनियम की फॉर्म में बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसके बाद कुछ प्रोसेस डिस्कवर किए गए, ठीक है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस, जिनसे एल्यूमिनियम को उसके मिनरल से रिमूव करना बहुत इजी हो गया और इसलिए उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो गई। ठीक है,
रैंडम मतलब रैपिडली डिक्रीज हुई। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है इनके बहुत सारी डे टू डे एप्लीकेशन हैं, तो ये हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व योर NCERT टेक्स्ट बुक, जितनी भी उसकी एक्सरसाइज है उनको आप सॉल्व कीजिए, एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करें एंड देन वी विल डिस्कस some good problems in the next lecture. Okay, thank you, have a nice day.